वो फिफ्थ लेक्चर है, लेकिन उससे पहले एक बार ब्रीफ में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा लेक्चर चल रहा है वो 15 मार्च से चल रहा है, और इसमें हम जियोग्राफी 6 क्लास के एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। दूसरे, ये एक बेसिक फ़ी है जो कि आपको इस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आपको पे करना है। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, इनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। अगर इसमें और भी इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, जैसे कि आप अगर 12th पास आउट है तो आप अगर एंट्रेंस देना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी का, तो आप ये वहाँ पे भी ये क्या है, आपकी हेल्प करेगा। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आज हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यूपीएससी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसको पढ़ने के लिए चाहिए। ये पूरे जियोग्राफी का अगर मैं कहूँ तो ये एक बेसिक है। अगर ये आपका मजबूत हो जाता है तो आप धीरे धीरे एक लेवल आप पार कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मानव के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि भूमि, जल, हवा इत्यादि पृथ्वी पर ही मौजूद है। ऐसा अन्य कोई ग्रह नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक, और नहीं अभी तक की खोजों के अनुसार अगर हम देखें तो ये इस तरह का ग्रह अभी तक खोजा नहीं गया है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें कि पृथ्वी की ऐसी सतह है, एक मिनट। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें कि पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनको हम समझते चलेंगे धीरे धीरे। तो जैसे कि कौन कौन से घटक, जैसे कि वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल। तो पृथ्वी के ठोस भाग, जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसको बोला जाता है भूमंडल। आप इसको देख सकते हैं ऐसे। एनसीईआरटी पढ़ाने का, एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, पढ़ाने और पढ़ने का। इससे आपकी समझ विकसित होती है ना। तो आप ये देखो भूमंडल, अगर आप इनको वन लाइन में नोट करते जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। आपको ये वन लाइनर में, इससे वैसे हम लोग आपको क्या है, एक शॉर्ट नोट्स भी इसका प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, है ना, इस तरह। तो दूसरा है वायुमंडल। तो गैस की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है ना, उसको बोला जाता है वायुमंडल। इनको हम विस्तार से इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी पेशेंस बनाए रखना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना माइक ओपन करेंगे और तुरंत अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। वायुमंडल में जैसे कि बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें हैं, है ना। जब हम वायुमंडल कवर कर रहे होंगे तो उसमें इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। फिर दूसरे है जलमंडल।
तो आपको पता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और ये जल की तीनों अवस्थाओं में, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बर्फ, जल और जलवाष्प, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में समझे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों फॉर्म में ये पाया जाता है पृथ्वी पे। फिर एक आता है जलमंडल। अब जहां पे भी इन तीनों का क्या होगा? कंबाइन होगा, यानी कि जैसे कि ये जलमंडल में अगर मैं मान लूँ ये वायुमंडल और ये आपका स्थलमंडल, और जो भी इनके तीनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोला जाता है जीवमंडल। इसमें आपका स्थल भाग आ गया, इसमें ही आपका सपोज दैट ये स्थल भाग आ गया आपका, ये आपका जल वाला भाग आ गया, और ये आपका वायु वाला भाग आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि आप अकेले अगर स्थल पे हो और वहाँ पे जल और वायु नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, या जल है और स्थल नहीं है या वायु नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, जिंदा नहीं रह सकते, है कि नहीं। तो जीवमंडल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना है, ठीक है ना, तो इसको इसी डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है। जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन एनसीईआरटी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण और जानने लायक जो चीज़ें होती है वो ये भी होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडस का अर्थ होता है, ह्यूडर का अर्थ होता है जल। अब अगर आप किसी के साथ मजाक करना चाहे ना तो आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को प्यास लगी है और मेरे को ह्यूडर पिला दे, है कि नहीं। वो बोलेगा कि ये क्या बोल दिया, ह्यूडर मैं कहाँ से लाऊं भाई, मैं तो जानता ही नहीं। तो उसको बुलाओ, बैठाओ, समझाओ कि भाई ये ह्यूडर और कुछ नहीं, ये जल है, वाटर है, पानी है जो हम लोग पीते हैं, है कि नहीं। अगर आप किसी को टॉर्चर करना चाहे तो उसको बोल दो कि यार तुमने मेरा बायोस खत्म कर दिया, मेरा जीव, है ना। तो बोले कि ये क्या होता है भाई, बोलो उसको समझाओ कि भाई ये, है ना, जीवन होता है, बायोस का मतलब जीवन, है ना। तो आपको इस तरह से आप मजाक कर सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ, ठीक। फिर हम बात करते हैं भूमंडल की। तो अभी मैंने बात की कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल, जिस पर हम चलते हैं, रहते हैं, है कि नहीं, ये सब। तो भूमंडल एक्चुअली में है क्या, है ना, इसको भी समझ लेंगे। तो अभी इसमें जितना दिया होगा उतना ही अभी हम कवर करेंगे, फालतू का भी दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 12वीं तक कवर करना है चीज़ों को। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में एंटर होते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में काम आएंगे, ठीक। तो अभी इतना ही, जितना लिखा है बस उस पर ही ध्यान देना है। चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जैसे कि ये क्या है, चट्टान की कोई परत और इसके ऊपर मिट्टी की कोई परत, है ना। तो ये वाला जो है इसको बोला जाता है भूमंडल। जब हम पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ उन उस चैप्टर में इसको कवर करेंगे। और इसमें क्या है, जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे क्या होता है, जीवन संभव होता है, ठीक है। फसलें हमारी उगती है ना, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है महाद्वीप और एक होता है महासागरीय बेसिन। तो भाई महाद्वीप क्या है? तो बहुत बड़े क्या है, स्थलीय भाग को, है कि नहीं, बहुत बड़े स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी हम इसी चैप्टर में महाद्वीप के बारे में भी जानेंगे, है कि नहीं। और बहुत बड़े जलाशय को, जैसे कि महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब, इनको महासागरीय बेसिन के नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। और एक जो जानने लायक बात है कि विश्व के जो जितने भी महासागर है वे क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में?
वे सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस हाँ, उनका क्षेत्र के अनुसार क्या कर दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है कि नहीं। तो ये है, ठीक। फिर आप लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट चलता है कि सी लेवल, आप स्टेशन पर आते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई 233 किलोमीटर, है ना, 540 किलोमीटर, 833 या 35 34, इस तरह से है कि नहीं। तो जो ये सी लेवल होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में ये है कि सपोज दैट कि जो महासागर है, सपोज दैट कि ये अपना क्या है, महासागर है, और ये कोई हमारा महाद्वीप है ना, या है कि नहीं, ये हमारा क्या है, महाद्वीप है, इस तरह से। तो जो सी लेवल होता है, अब इसमें तो क्या है, पानी भरा हुआ है कि नहीं, जल है। तो किसी भी अगर हम स्थल की ऊंचाई मापते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जब मकान बनाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि मतलब जब उसका लेवल किया जाता है तो एक पाइप के माध्यम से ऐसे किया जाता है कि नहीं, तो पाइप पानी ऊपर चढ़ता रहता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्या होगा, लागू होगा। तो इसको पूरे, क्योंकि लिक्विड को आप चाहे किसी भी अवस्था में डालो तो वो क्या है, समान ही रहेगा, है कि नहीं। आप 1 लीटर पानी को बाल्टी में भर दो तो उसकी तली में जितना उसका आकार आयतन होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा माना गया है कि सभी समुद्रों का जो लेवल है, जो महासागरों का जो लेवल है ना, वो एक समान है, और उसको हम जीरो मान लेते हैं, शून्य। अब उस शून्य से जिस भी स्थल की हमें ऊंचाई, जैसे कि हिमालय पर्वत, सपोज दैट कि हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, 8,800, है ना, 8,848 मीटर है। तो हिमालय की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से है कि नहीं। आई बात समझ में, इसको हम आगे और विस्तार से जानेंगे इसी चैप्टर में। तो उतना दिमाग पे बस अभी इतना लोड देना है कि जो सी लेवल होता है वो सभी जगह पे समान होता है, और अगर हमें किसी भी स्थल की ऊंचाई मापनी होती है ना, तो हम समुद्र तल से ही मापते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, ठीक। आगे चलो, जैसे कि अभी हमने बताया, है ना, जैसे कि अभी हमने बताया कि भूमंडल, ठीक है ना, तो ये क्या है, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है, भूमंडल कहा जाता है, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं। अभी देखो, भूमंडल में कौन कौन आएंगे, जैसे कि जितना भी ठोस भाग है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ठोस भाग है, और इसको बोलते हैं हम महाद्वीप। कितने महाद्वीप है ना। तो जैसे कि अगर मैं गिनना चाहूँ तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, और ऑस्ट्रेलिया 6, और अंटार्कटिक कितना हो गया, 7, ठीक। कितने महासागर हैं, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, 4 महासागर हुए। आई बात समझ में। तो ये अपना, तो ये जो भी ठोस भाग है इसको बोला जाता है महाद्वीप, ठीक है ना, और जो जल वाला भाग है इसको बोला जाता है महासागर। एक जो समझने लायक बात है इसमें, आप देखो कि जो हमने बात की थी कि जब हम अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, हाँ 23.5 डिग्री, और 23 डिग्री पे आपकी क्या है, मकर रेखा है, ठीक। अभी देखो, एक क्वेश्चन यूपीएससी का बड़ा ही लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल
ये पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और स्थायी होती है, क्यों? है ना? तो हम इस मैप के माध्यम से उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्यों? सपोज करो, अभी मैं थोड़ा सा मुद्दे से थोड़ा हट रहा हूँ, है ना, कि अगर यहाँ पे कोई हवा आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे हवा आ रही है, तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा, ये रुकती रुकती है ना, क्योंकि इसमें पर्वत पहाड़ पठार सब है, और यहाँ से अगर कोई हवा आएगी तो वो डायरेक्ट निकल जाएगी ऐसे, तो यानी कि इसमें अवरोध नहीं है और इसमें अवरोध है, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पवनें क्या होती है, स्थायी होती है ना? पवनें क्या होती है, ठीक है ना, स्थायी होती है ना? इसको भी हम अभी जब हम पढ़ेंगे अपने महाद्वीप के बारे में उसको देखेंगे, ठीक? आगे चलो। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि मतलब समुद्र तल पूरे विश्व में क्या है, समान है, यानी कि जीरो है कि नहीं? तो अभी आप इसमें देखो कि अभी ये फैक्ट आ गया, है ना, कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है कि नहीं? और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब आप इसको फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। और एक और फैक्ट आपके सामने ये आ गया कि विश्व का ही सबसे गहरा जो प्रशांत महासागर का क्या है, गहरा भाग, विश्व में सबसे गहरा भाग क्या है? मेरियाना गर्त है। देखो एनसीईआरटी में कितना सजा के दिया हुआ है सब कुछ। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। सोचो, ये मतलब हिमालय पर्वत से भी ऊंचा होगा। अगर आप इसमें हिमालय पर्वत को बैठा दे तो हिमालय पर्वत भी इसमें डूब जाएगा, है कि नहीं? कितना गहरा है कि नहीं? अभी तक का मतलब जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो है मेरियाना गर्त। आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है? अब माउंट एवरेस्ट की बात आई तो मैं आपको बताऊं, ये नेपाल में है, भारत में नहीं है, ठीक? तो अभी तक कौन कौन गया है कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, जैसे कि एसएससी का एग्जाम मुख्यतः जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं, है ना, उनमें ये सब पूछा जाता है कि बताओ, या पीसीएस में भी पूछा जाता है ना, कि न्यूज कौन अभी तक किस किसने जो है ना माउंट एवरेस्ट पर, है ना, फतेह हासिल की है कि नहीं? तो जो सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और भारत के कौन थे? तेंजिंग नोरगे शेरपा। और इन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बने, है कि नहीं? फिर उसके बाद जापान की जुंगो तोबाई विश्व की पहली महिला थी, है ना? तो आप ऐसे भी आप पढ़ते हो कि मतलब विश्व में पहला कौन, कब, कहाँ, कैसे, है कि नहीं? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक? तो आप अगर अभी से नोट्स बनाते जाओगे तो सोचो कि मतलब आपको कोई और बुक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी इतनी बेस्ट है। फिर इन्होंने कब किया था? जो जापान की जुंगो तोबाई थी, पहली विश्व की महिला, 16 मई 1975 को। फिर बचेंद्री पाल, जो भारत की पहली महिला थी। अब जापान तो विश्व की हो गई है ना, विदेशी, और भारत की कौन थी बताओ? बचेंद्री पाल महिला, है कि नहीं? ये थी बचेंद्री पाल, और उन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। अभी हम बात करते हैं महाद्वीप की। अभी हमने बात, ठीक है ना, ये हो गया। तो पृथ्वी पर क्या है? देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? भूखंड की, है कि नहीं? जो हम भूखंड वाले इसमें बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो उसी में आ गया। अभी भूखंड में क्या आएगा? महाद्वीप आएगा, महासागर थोड़ी आएगा। तो महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर कितने हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप है, और एक विस्तृत जल राशि के द्वारा क्या है, एक दूसरे से अलग है। अभी हम मैप में इसको देख के भी आए हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक?
और अभी हमने बात की कि स्थल का जो एक बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है। देखो यूपीएससी मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी में, इन्हीं को टारगेट करता है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और यही स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल कॉपी एंड कट, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, है ना, आई बात समझ में। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। फिर इसमें दिया हुआ है एशिया के बारे में, वेट ए मिनट, है ना। तो इसमें दिया हुआ है एशिया के बारे में। तो एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्या है, एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। सपोज करो कि अगर हम इसको क्या माने, अर्थ माने, और इसका एक तिहाई ये हो गया, एक चौथाई, और एक तिहाई भाग पर ये क्या है, एशिया है। ऐसे अगर हम सभी भूखंडों को मिला दे, है कि नहीं, तो एशिया इतना बड़ा है। तो यह क्या है, ये महाद्वीप क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। पूर्वी गोलार्ध मतलब भाई, हमने बात की थी जब कि ये हो गया हमारी अर्थ, ये हो गया अपनी विषुवत रेखा, और अगर मैं इसको ऐसे मानूं, है कि नहीं, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है ना, ये हो गया पश्चिम, सॉरी दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो इस वाले भाग में क्या है, ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। आई बात समझ में। आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग में फैला हुआ है और पूर्वी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है ना, नो डाउट, वो हमने देख लिया। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत भी है ना, जो कि इसको यूरोप से अलग करता है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे, ठीक है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है भाई, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। यूरोप और एशिया को अगर हम जोड़ देते हैं तो यूरेशिया बन जाता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। अभी हम इनको मानचित्र में भी देखेंगे ना, मैप में भी देखते चलेंगे। और ये महाद्वीप क्या है, एशिया के पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वर्ष क्या है, इससे होकर गुजरता है, ठीक, सॉरी, है ना। और ये तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। आई बात बने। तो अब स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछ लेगा कि बताओ कि इन निम्नलिखित में से कौन है जिससे कि आर्कटिक वर्ष जो है इससे ऊपर गुजरता है और तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, और ये हमारी एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका की। एशिया के बाद क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन, अफ्रीका। और सबसे बड़ी बात कि इसी से है ना तीनों रेखाएं जो कौन कौन सी, विषुवत रेखा, ठीक है ना, नीचे में मकर रेखा, और ऊपर में कर्क रेखा। ये 0 डिग्री पे, ठीक है ना, ये 23 डिग्री पे, और ये 22.5 डिग्री पे। इसी महाद्वीप से होकर तीनों रेखा गुजरती है ना। और अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये अपनी अर्थ है और ये अपना क्या, उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला, ठीक है ना। तो जो विषुवत रेखा है, अगर मैं इसमें ऐसे बनाऊं तो यहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। अभी हम मैप के थ्रू इसको जानेंगे अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। और मैंने आपको अभी बताया कि कर्क और विषुवत और है ना, मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी कहाँ है, सहारा का रेगिस्तान, ठीक है ना, कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो आपका जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर हुआ भाई। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि बताओ यार, है ना, कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, गर्म रेगिस्तान कहाँ पे है, बताओ। तो आप बताओगे कि सहारा का रेगिस्तान है भाई, वो अफ्रीका में है कि नहीं। और महाद्वीप के चारों तरफ, ये महाद्वीप क्या है, चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। अभी हम इसको मानचित्र में भी देखेंगे, ठीक। और इसी में जो विश्व की सबसे लंबी जो नील नदी है वो कहाँ पे है, अफ्रीका में ही है ना, अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक।
फिर हम इसमें जान लेंगे कि मतलब मकर रेखा, ये कर्क और मकर, और ये किस किस भागों से गुजरती है। ठीक, इनको भी हम जान लेंगे, देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो अभी तक हमने क्या बात किया, एशिया की, ठीक है ना, यूरोप की और अपनी अफ्रीका की। उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा क्या हो गया, अफ्रीका। पहला क्या हो गया, एशिया, है कि नहीं। और तीसरा क्या हो गया आपका, उत्तरी अमेरिका। तो ये तीसरा सबसे बड़ा भाग है, महाद्वीप है स्थल मंडल पृथ्वी का। और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका से एक संकर जल है ना, स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, जल संधि नहीं, है ना। अभी हम जानेंगे कि जल संधि और स्थल संधि क्या होती है। देखो, जल संधि यानी कि जब कोई भाग किसी, ये महासागर है, ये महासागर है ना, या ये वाला महासागर है और ये वाला महासागर है, ठीक। और ये पानी यानी कि ये भाग है वाटर का, ठीक है। और इसके द्वारा ये जुड़े हुए हो, तो ये होती है जल संधि। अगर इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये इस ये क्या है, स्थल भाग है, और ये स्थल भाग है, और ये महासागर है, और ये महासागर, ठीक। और हमें हमें क्या करना है कि इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगी स्थल संधि, है ना। इनको जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से, ठीक। तो अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि बताओ, पनामा जल संधि किन 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 दो देशों के मध्य है। तो आप बताओगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आई बात समझ में। अभी देखो, पहले हम स्थल संधि की बात कर ले। जैसे कि ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। और ये क्या है, पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि दो स्थल भाग आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में। फिर जैसे कि जल संधि किस किस के बीच है, जैसे कि पाक जल संधि की मैं बात करूं, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक। तो ये अपना इंडिया, और ये नीचे में आपका श्रीलंका, ये जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया। तो जो उत्तरी अमेरिका है, पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है ना, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। आई बात समझ में। उत्तर पश्चिम मतलब भाई समझ में नहीं आया, है ना। इस तरह से इसको अगर मैं इसको ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ये वाला ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक। तो ये इसी भाग में है। आई बात समझ में। ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा फिरा के बनाया जाता है ना। आई बात समझ में। और ये महाद्वीप क्या है, तीन महासागरों से घिरा हुआ है कि नहीं। उनको भी हम लोग मानचित्र में देखेंगे, ठीक। बस ध्यान देते चलना है अभी। अगला जो हमारा है दक्षिण अमेरिका। अभी देखो, ये अभी इसमें से मतलब हम क्या क्या मतलब मैप देख के ये निकाल सकते हैं। तो इसका अधिकांश भाग कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है कि नहीं। और इसके पूर्व में और पश्चिम में अभी हम देखेंगे कि ये पूर्व में, ये इसका पूर्व भाग हो गया, और ये इसका पश्चिमी वाला भाग हो। तो देखेंगे कि यहाँ इधर कौन सा महासागर है और इधर भी कौन सा महासागर है, ठीक। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, अभी आपको ये भी एक क्वेश्चन बन गया। लो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडी, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे फैली हुई है, ठीक। अभी हम इसको मैप में देखेंगे, है ना। और जो आप अमेजन का नाम सुनते हो, ये भी दक्षिण अमेरिका में ही है कि नहीं। और विश्व की सबसे बड़ी है, लंबी या चौड़ी नहीं है, सबसे बड़ी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की। तो ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब है, समझ में नहीं आया तो समझो। दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये अपना पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये क्या है, पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है इधर,
है बात समझ में? तो जियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्या, कि आपकी लोकेशन। ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि क्या करता है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है ना। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीप मतलब पानी के अंदर अकेला। ठीक। इस तरह से जल के अंदर, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, जैसे भी आप समझे। फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण दक्षिण ध्रुव क्या है, इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है ना। दक्षिण ध्रुव मतलब सपोज दैट ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी क्या है, अर्थ है। और ये हमने बात की थी कि ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। ठीक है ना। और ये उत्तरी ध्रुव है। और इसके मध्य में क्या है, ये यहाँ पे अंटार्कटिका है ना। इसी के मध्य में क्या है, ये है। ये आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। कहीं अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आपको पूछ लेना है माइक ऑन करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप है ना भाई, दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में क्यों है, क्योंकि दक्षिण ध्रुव इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और इसलिए ये क्या है, अभी ध्रुवों पे क्या होती है, ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि वहाँ पे बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी, है ना, बहुत मोटी मोटी क्या है, परतें पाई जाती है। बर्फ के पहाड़ एक तरह से आप याद रखो। और यहाँ पर किसी भी स्थायी मानव का निवास नहीं है। लेकिन निवास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे देश, जैसे कि भारत, अमेरिका, जापान, इस तरह के, तो इनके शोध संस्थान है। जैसे कि भारत का नाम है, भारत के जैसे कि दो है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, इस तरह के, जो कि शोध करते हैं कि अर्थ के बारे में। ठीक है ना। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग, है ना, वहाँ पे देखेंगे जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर रहे होते हैं। ठीक। तो अभी हमने बात की किस किस की, जो भी हमारे क्या है, महाद्वीप है। ठीक है। आई बात समझ में? इसमें हमने बात की किसकी, एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की और उत्तरी अमेरिका की। फिर हमने बात की दक्षिण अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, अंटार्कटिका की। फिर हम बात आते हैं जलमंडल में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है भाई? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके लगभग पृथ्वी का 71% भाग क्या है, जल है कि नहीं। और 29% भाग क्या है, स्थल है। लेकिन पीने योग्य केवल जल कितना है पता है? 0.03% ही पीने योग्य है। आई बात समझ में? मतलब इतने बड़ी मात्रा में जल होने के बावजूद भी पृथ्वी पर केवल 0.03% ही पीने योग्य जल है। सोचो, अगर हम इस जल को प्यूरिफाई करने के तरीके विकसित कर ले तो शायद, है कि नहीं, उन पे कभी फिर बात करेंगे। ठीक है। और 29% भाग पर क्या है, स्थल भाग है। तो जलमंडल में सभी जल के तीनों रूप उपस्थित है, जैसे कि बर्फ के रूप में, वेपर के रूप में, या फिर आपके जल के रूप में। ठीक है ना, तीन हो गए। और महासागर, इसमें महासागर कौन, मतलब पूरे जलमंडल में कौन कौन आएंगे, जैसे कि महासागर आएगा, नदी, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, है कि नहीं, वायुमंडल और जलवाष्प। वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं ये भी, है कि नहीं। तो अब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% भाग ये क्या है, महासागरों में पाया जाता है। 97% जल कहाँ पाया जाता है, महासागरों में।
लेकिन वो कितना अधिक खारा है ना कि उसको क्या है, मानव के उपयोग में नहीं ला, पीने या मतलब सिंचाई या इस तरह के उपयोग में हम लोग नहीं ला सकते, है कि नहीं। लेकिन शेष जो बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ है, बर्फ की परतों में। अभी इससे एक सीक्वेंस निकल के आ रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है, सी या ओशियन में। दूसरे नंबर पे क्या आ गया आपका, बर्फ की परतें, है ना, बर्फ के रूप में। ठीक। तीसरे पे क्या आ गया आपका, हिमनद, जो बर्फ से निकली हुई नदियां हैं उनमें। और फिर आ गया आपका लास्ट में भूमिगत जल। और फिर सबसे लास्ट में आ गया आपका वायुमंडल है, वेपर के रूप में जो जल है। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या बताओ कि इनमें से कौन सा, है ना, या इनको छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में, बड़े अनुक्रम में क्या व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप देख सकते हो, है कि नहीं। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो जल का बहुत कम भाग L1 जल के रूप में पाया जाता है। L1 मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ है, महासागरों में है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं। ठीक। हाँ, उसको हम और नई दूसरी मतलब टेक्नोलॉजी का इजाद करके उनको यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष रूप में वो लागू नहीं है। फिर हम बात करते हैं महासागरों की। तो वो महासागर किसे कहते हैं भाई, महासागर जलमंडल के क्या मुख्य भाग है जो आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, हमने बात की थी। और महासागरीय जल क्या है, हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि चलता रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलता रहता है, ये स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ठीक है ना, रुकता नहीं है। तो आप जानते होंगे कि ज्वार भाटा, तरंगे, ये महासागरीय धाराएं, ये इनके लिए अलग से चैप्टर है, उनमें हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इनकी गतियाँ कैसे होती है, यानी कि चलते कैसे है भाई महासागर, है ना, जो इनका जल है वो चलता कैसे है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तरंगे, जिनको आप लहरें बोल देते हो, ज्वार भाटा, पानी का एक बार ऊपर उठना एक बार नीचे गिरना, है कि नहीं, महासागरीय धाराएं, है कि नहीं, उन उन पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जल की तीन मुख्य गतियां हैं, इनके वजह से क्या है, जल गतिशील रहता है। तो बड़े से छोटे आकार के आधार पर महासागर कितने हैं, चार हैं, ठीक। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, है ना। तो इनमें से एक एक करके बात करते हैं। तो पहले आता है प्रशांत महासागर। ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर यह फैला हुआ है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो एशिया है, एशिया वो पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। आई बात समझ में। और ऐसे ही जो प्रशांत महासागर है ये भी पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। जैसे कि ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, है कि नहीं, इस तरह से। और जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो हमने बात की थी, मेरियाना गर्त, वो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी की क्या है, एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है ना।
और पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग, जो मैंने अभी बात बताई थी कि मेरियाना गर्त, वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है या भाग है वो कहाँ है, किस महासागर में है और कौन सा है कि नहीं? तो जो प्रशांत महासागर है वो क्या है? लगभग वृत्ताकार है कि नहीं, गोल है। उनके उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। अभी चीजों को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ना। एशिया, तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण उत्तर दक्षिण अमेरिका, इस इनके चारों ओर क्या है, ये स्थित है। जब हम मैप में इसको देखेंगे तो वहां पे और अच्छे से इसको जान पाएंगे। फिर हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। और ये क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। सबसे बड़ी खासियत बात, इसको हम मैप में देखेंगे। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। पश्चिमी किनारे पे इसको देखेंगे हम। पूर्वी किनारे पर क्या है? यूरोप और अफ्रीका है। यानी कि चार महाद्वीप इससे टच में है, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? और अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है ना, वो बहुत ही अधिक दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटी फटी, इस तरह से। इस तरह से तुम ये देखो, इस तरह से ये वाला जो भाग है दंतुरित, कटी फटी है कि नहीं? दांत ही नहीं है, या मतलब इतने ज्यादा दांत है कि नहीं? कुछ भी समझने के लिए आप ना इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक। फिर ये क्या है? अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताक्षरों के लिए और पत्तनों के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अच्छा, एक जो चीज यहाँ पे समझने लायक है कि ये कटे फिटे, है ना, महासागर के जो ये किनारे होते हैं, तो ये जो व्यापार की दृष्टि से मतलब क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? जो हम पत्तन बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? जहाँ पे जो पानी वाले जहाज या नाव, है ना, इनको खड़ा खड़ा होने के लिए, है ना, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है। उनको भी देखेंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही पूरे विश्व में एक ही ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर, यानी कि अपने देश के, भारत के नाम पर रखा गया है। और ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब एक ट्रायंगल शेप में, ठीक है ना। देखेंगे, इसको भी देखेंगे मैप में, ये चीजें समझ में आएगी ज्यादा, है ना। तो इसके उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। आई बात समझ में? तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ये चीजें नोट करते रहनी है। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए, कोई टॉपिक, तो आपको तुरंत से बता देना है। माइक अपना ऑन कीजिएगा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो अभी से क्लियर करते चलेंगे। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की, सॉरी, आर्कटिक महासागर की। तो ये आर्कटिक महासागर क्या है भाई? हमने बात की थी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही क्या मिलता है आपका? आर्कटिक महासागर मिलता है, ठीक। आई बात समझ में? और जो उत्तर ध्रुव है वो इसके चारों ओर फैला हुआ है, ये वाला, है ना। तो ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है एक छिछले जल वाले संकरे भाग से, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? इसको किससे जाना जाता है? बेरिंग जल संधि के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ
बेरिंग जल संधि किस किसके मध्य है? तो दो क्वेश्चन तो आपके बन ही गए। क्वेश्चन तो इसमें से हर लाइन में क्वेश्चन है कि नहीं? हर लाइन में क्वेश्चन है। तो पाक जल संधि और बेरिंग जल संधि दो हो गई, और पनामा स्थल संधि तीन। तीन इस संधि की हमने बात की है कि नहीं? जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों को, है नहीं, ये क्या है, यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि यूरोप और एशिया, अयवास में इनसे ये घिरा हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर, अयवास में आर्कटिक महासागर ये घिरा हुआ है। अभी हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल की तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसों की परतें जो घेरी हुई है, सही बात समझ में, ये इनको बोला, ठीक है ना, इस परत को बोला जाता है वायुमंडल। और इससे बाहर अगर आप बात करेंगे तो वो आपका स्पेस कहलाता है, ठीक है ना, स्पेस, अंतरिक्ष। तो ये वाला क्या है आपका? वायुमंडल है। तो ये वाला भाग क्या है आपका? वायुमंडल है, ठीक। और वायु की यह पतली परत इस ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं कि नहीं। और वायुमंडल ही हमें जो सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, जो हानिकारक यूवी किरणें होती है, ठीक है ना, उनसे बचाती है। कौन? वायुमंडल। एक तरह से पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ये। एक तरह से हम कहें तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, ठीक। अब ये वायुमंडल जो है लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और वायुमंडल को ही क्या, इसके घटकों, जैसे कि, अच्छा, घटकों में मतलब जोन जोन से, जैसे कि तापमान और अन्य, जैसे कि ऊंचाई, ठीक है ना, इनके आधार पर क्या है, 5 परतों में बांटा गया है। आई बात समझ में? तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, जैसे कि क्षोमंडल, समताप मंडल, है कि नहीं, क्षो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जब मैं ऑफलाइन में क्लास कर रहा था जियोग्राफी की, तो वाकई में, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, और क्योंकि कोचिंग में इतना एडवांस पढ़ाते ना भाई कि दिमाग की नसें फट जाती है ना। और मैं बैठे बैठे ये सोचता था कि मतलब ये चल क्या रहा है ना। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब, काश अगर मैं ये सब पहले से कर रहा होता। तो इसलिए मैं मतलब आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस या पीसीएस लेवल पे, ठीक है ना, मैं तो कहूँगा कि आप आईएएस की ही तैयारी करें। और अगर आप इस तरीके से तैयारी करते तो आपका पीसीएस, है ना, 100% गारंटी है कि आपके चांस बन जाते हैं, और 99% चांस, है ना, यूपीएससी में बन जाते हैं। और 1% आपका लक है कि नहीं, मेहनत तो करनी है। तो 5 मंडल कौन कौन से हैं? छो मंडल, समता मंडल, तो मुझे ये रटने पड़ते थे, बताओ, है कि नहीं। अभी आप अपने हाथ को ऐसे कर लो चाहे, है कि नहीं, ऐसे करो, और आप यहाँ से शुरू करो, छो मंडल, समता मंडल, है कि नहीं, मध्य मंडल, और ये क्या है, आयन मंडल, और फिर ये बहिर्मंडल। 5 के 5 हो गए आपके याद, है कि नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हो। 5 परतें हैं वायुमंडल की, है कि नहीं, छोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अंगूठा तो बाहर ही निकलता है कि नहीं, तो ये क्या है, बाहर ही रहेगा, है कि नहीं। ऐसे चीज़ों को आसान कीजिए, है कि नहीं, अपने लिए। तो आप इस डायग्राम में आप चाहे देख लो, है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे जो छो मंडल में है, कौन कौन सी गतिविधि हो सकती है। इसमें आप गैस के गुब्बारे छोड़ सकते हैं ना, जो वायुमंडल, जो वायुयान उड़ते हैं वे हमारे छो मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक है, बात समझ में।
समताप पे हमारे क्या होते हैं, जो सैटेलाइट या रॉकेट, है ना, ये। और फिर मध्य मंडल में आप इस तरह की एक्टिविटी आप देखो, है कि नहीं। और फिर आयन मंडल में जो हमारे क्या होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होती है ना, वे छोड़े जाते हैं। तो इन परतों के बारे में भी हम लोग विस्तार से ही पढ़ेंगे, है ना। मैं इसलिए नहीं इनमें डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये देखो, आप 6th क्लास की जैसे कवर एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे, तो ये समझो कि 12th क्लास तक जाते जाते हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की, है कि नहीं। तो वायुमंडल में क्या है, मुख्यतः क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है मुख्यतः। और भी बहुत सारी गैसें हैं, है कि नहीं, जो कि क्या है, साफ और शुद्ध हवा का लगभग 99% है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है आपकी 21%, और दूसरे जो गैसें हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, इनकी मात्रा क्या है, 1% है कि नहीं। आंकड़े बहुत अच्छे से इसमें दिए हुए हैं, तो हम इन पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमें हमारे पास यही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आपको आवश्यक है, सबको पता है। और नाइट्रोजन क्या है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई क्या है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। मतलब सन से जो भी प्रकाश आता है, ठीक है, और ये पृथ्वी पे आया, पृथ्वी हीट होके जो जैसे कि भाप, एक तरह से ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। जो भी हीट आती है या जो सन से जो हानिकारक किरणें आती है, ठीक है, उनको क्या है, ये एब्जॉर्ब करती है बात समझ में, इस तरह से। कार्बन डाई भले ही 1% में है, 1% में है, तो ये क्या है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं ना, जिससे कि पृथ्वी क्या होती है, गर्म रहती है। और पौधों की वृद्धि के लिए भी ये क्या है, आवश्यक है। अगर किसी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, या ठीक है ना, या इस तरह की वातावरण में अगर वायु CO2 की कमी हो जाए, तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे, है ना, वे उतना पनप नहीं पाएंगे, ठीक। अच्छा देखो, ऊंचाई के साथ साथ क्या है, वायुमंडल के घनत्व में क्या होती है, भिन्नता आती है ना। तो ये क्या है, अच्छा घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। जैसे कि ये कोई एरिया है और इसमें कितने पार्टिकल है एयर के। जैसे कि ये ए है, तो इसमें थोड़े कम मैंने बनाए, यानी। और जो ये दूसरा वाला जो बी है, इसमें हम क्या करेंगे, है ना, इस तरह से पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो डेंसिटी बी की ज़्यादा होगी, ठीक। अच्छा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और एक स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है ना। एक यूपीएससी के स्टेटमेंट में ये आया है, यूपीएससी के पीवाई की में जब मैं देख रहा ना, है ना, कि ऊंचाई के साथ क्या है, वायुमंडल की क्या है, घनत्व में भिन्नता आती है। और ये क्या है, घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पे वायुमंडल का घनत्व सबसे ज्यादा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, समुद्र पे, महासागर में, ठीक। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो ये क्या है, घटता जाता है तेजी के साथ। आई बात समझ में। और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहाड़ों पर जब कोई
मैदानी इलाके का, है ना, जो यात्री है वो घूमने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ों पे घनत्व, हवा का डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। और इसी के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है कि नहीं। तो ये एक तरह से आप इसको बहुत अच्छे से इसमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये देखो, ये अपना वायुमंडल, ये अपना स्थल मंडल, पर्वत पहाड़ पठार, मैदानी इलाका, और ये आपका जलमंडल। और ये पूरा का पूरा जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम जीव मंडल या जैव मंडल। आई बात समझ में। तो जैव मंडल क्या है, जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये इन तीनों का मिलान हो, मिलते हो, ठीक। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो तापमान भी घटता है मेरे भाई। तापमान में भी क्या है, टेम्परेचर में भी क्या है, कमी आती है। आई बात समझ में, है कि नहीं। तो टेम्परेचर में भी क्या है, कमी आती है। जब मैं आपको पीवाई को दिखाऊंगा ना, आप लोग दंग रह जाओगे, ठीक, कि यार मतलब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी या इस तरह के आईएएस में पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे उन पे भी। तो वायुमंडल पर क्या है, वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है, जिसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, अलग अलग स्थान पर क्या है, अलग अलग होता है। हो सकता है कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे 500 के आसपास एयर प्रेशर हो, है कि नहीं। आप पहाड़ी इलाके में हैं, हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा हो, या यहाँ पे कम हो, या वहाँ पे ज़्यादा हो, है कि नहीं, या वहाँ पे कम हो, यहाँ पे ज़्यादा हो, इस तरह। तो ये स्थिर नहीं रहे, है ना। तो कुछ क्षेत्रों में हम क्या है, इस तरह का जो दबाव है वो महसूस कर सकते हैं, और लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, कैसे। और इसी वायु को क्या कहा जाता है, गतिशील पवन कहा जाता है, हवा जो चलती है कि नहीं। सपोज दैट कि ये क्या है, हाई प्रेशर वाला पॉइंट है और ये लो प्रेशर वाला पॉइंट, ठीक। ये जो लो और हाई का जो कॉन्सेप्ट है, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में वैसे कवर करेंगे, लेकिन एक बस एक समझने के लिए, समझ बनाने के लिए, तो हमेशा ही हाई से लो की तरफ क्या है, हवा बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसे समझो कि मतलब गुब्बारे को आप भर लो और उसमें क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, है कि नहीं। भाई गुब्बारा भरो, उसमें क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। और उसको बाहर, उसको छोड़ो, तो बाहर तो क्या है, गुब्बारे में जो भरी गई हवा है उसके प्रेशर से कम है कि नहीं, बाहर वायुमंडल में। आप उसको छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, है ना, बाहर की तरफ भागेगी, ना कि जो वायुमंडल की जो हवा है वो गुब्बारे के अंदर, है कि नहीं। फिर हम बात करते हैं जीवमंडल की। तो जीवमंडल, अभी हमने बताया कि हवा, जल और स्थल, इनके बीच का एक सीमित क्षेत्र है कि नहीं। हमने बात की थी, याद होगा इस तरह से। ये अपना स्थल मंडल, ये अपना जल मंडल, और ये अपना एयर, है कि नहीं, इस तरह से। ये वाला, तो ये क्या है, जीवमंडल या जैवमंडल। तो यहीं पे क्या होता है, जीवन होता है, जीवन मौजूद होता है। भाई आप जहाँ पे है वहाँ पे क्या, पानी है, हवा है, और जमीन है, धरती है कि नहीं। सही बात समझ में। और यहाँ पर क्या बहुत सारी प्रजाति है, जैसे कि पता है कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और बड़े स्तनधारी से लेकर ना मनुष्य, भेड़ बकरी, कुत्ते, है कि नहीं, ये सब क्या है, और भी जो जीव जंतु है, ये सब प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं ना। तो जो जानने वाली चीज़ें है इसमें, कि जीवमंडल को, जो प्राणी है उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। जंतु जगत जिसमें जीव जंतु आते हैं, और पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे, है ना, ये सब आते हैं। और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का ये है
कि आप जहाँ पे हो, आप किन्हीं पेड़ पौधों पे, किसी जीव जंतु पे, है कि नहीं, आप दूध पीते हैं, गाय भैंस, है कि नहीं, बकरी, इन पे आप निर्भर हैं। आप कुछ भोजन करते हैं तो आप किसी फसल पे निर्भर है, गेहूँ चावल या और अन्य फसलें, है कि नहीं। तो हम सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कहने का मतलब ये समझा रहा है इसमें कि नेचर से हम सभी क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे कि आप इसमें, अच्छा, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ये एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम में इनको लिखें ना, इस तरह के एग्जाम्पल, तो वाकई में हमारे जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 6 7 इस तरह से 8 तक आपको नंबर मिल जाते हैं ना। जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे क्या होगा, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। और इसी प्रकार क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है कि नहीं, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होगा, है कि नहीं। जैसे कि हाल ही की जो सुनामी आई है अंडमान और निकोबार में, है ना। और भी देखो, जो ये सुनामी या तूफान, है कि नहीं, इनकी रिपोर्ट आती रहती है, तो वो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक। तो सुनामी के कारण क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, है कि नहीं। और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने के से उनका जल जीवन, है कि नहीं, उनका जल क्या है, मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा, क्योंकि प्रदूषित हो गया वो, है कि नहीं। और यह जल दूसरे जीवों को भी क्या है, नुकसान पहुंचाता है। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये वाला अगर पैराग्राफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी हमें इस बात से भी जागरूक करती है ना, कि हमें अपने पर्यावरण की क्या है, को बचाना है ना, पर्यावरण की रक्षा करनी है, इस तरह से। तो ये हमें अवेयर भी करता है, जैसे कि उद्योगों, ताप या विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में वाहनों के द्वारा आज उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, और पेड़ों के कटने से, वनों के कटने से, है कि नहीं। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और जिसको हमें भूमंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन क्या कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। आई बात समझ में। यानी कि ये सतत विकास की बात कर रहा है। आई बात समझ में, सतत विकास। और इस तरह के शब्द क्या है, आपको ध्यान रखने हैं जहाँ पे भी हम चीज़ों को बचाने की, चीज़ों को रखने की बात करें, ठीक है, उसको बोलते हैं सतत विकास। ठीक। तो ये अभी हमें जो करना है, एक चीज़ इसमें, एक मिनट रुको, शायद दूसरे पेज पे जो मैप है एक बार उसको देखेंगे। ठीक। तो देखो, जैसे कि ये आपका, अगर जूम हो जाए, जूम नहीं होगा, है ना। तो अभी जो भी 7 महाद्वीप है कि नहीं, हमने बात की थी 7 महाद्वीपों की। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो दक्षिण अमेरिका से हम शुरू करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ये देखो, ये एंडीज पर्वत है, ठीक। और ये क्या है, इधर से इधर ये, है ना, फैला हुआ है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में। तो एंडीज पर्वत कहाँ पे है, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कहाँ पे है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। और जो दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक। अच्छा, मैं एक और बात ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग आपको है ना शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक।
क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप एक बार एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते ना और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो मतलब कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अब मैं आपको मतलब पहले ही शॉर्ट नोट्स दे दूं कि आप बस इसी को पढ़िए, है ना, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा और चीज़ें क्या होगी, बेहतर तरीके से याद भी होगी। तो जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे, इसको नहीं करते तो ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, तो ये आपका है प्रशांत महासागर, ये हो गया आपका। अगर मैं इसको पूर्व पश्चिम में बांटूं तो इधर पूर्व पश्चिम उत्तर, सॉरी उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो दक्षिण महासागर के, सॉरी दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। आई बात समझ में, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और इसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में भी क्या है, प्रशांत महासागर है ऐसे। ठीक, ये वाला प्रशांत महासागर। फिर दूसरे अटलांटिक महासागर से भी ये घिरा हुआ है। और ये इधर से हमने तीन तरफ से इसको बोला था। और ये है ना, अंटार्कटिका से भी घिरा हुआ है। ये अंटार्कटिका, आर्कटिक, अटलांटिक, सॉरी, और ये प्रशांत महासागर, तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अरे वाह, और यहीं पे पनामा जल संधि पाई जाती है। ठीक है, पनामा जल संधि जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। रॉकी पर्वत की बात हमने कर ली। तो अभी हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में ही अटलांटिक महासागर, इसके कहाँ है। अगर हम बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर। और आपके दक्षिण में यानी कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या है, अटलांटिक महासागर। और इधर क्या है, पश्चिम में क्या है आपका, प्रशांत महासागर। आई बात समझ में, इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं आगे अफ्रीका की, अफ्रीका की अगर हम बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जैसे कि हमने बात की थी, तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। लेकिन ये जो अटलांटिक महासागर है ये दक्षिण अमेरिका के कहाँ है, पूर्व में है। लेकिन अफ्रीका के क्या है, पश्चिम में है। और अफ्रीका के ही जो दक्षिण में है अटलांटिक महासागर है। और हिंद महासागर इसके पूर्व में है अफ्रीका के। यहीं पे पाया जाता है आपका सहारा का मरुस्थल। ठीक है ना, जो कि, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी, नील नदी, नदी कौन सी है, नील नदी, वो भी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, फिर हम बात करें आपके एशिया की, तो विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और वैसे, है कि नहीं, तो ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है कि नहीं, इसी में। और ये देखो, अगर मैं इसको पूरी तरीके से ऐसे बनाऊं, है ना, तो ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो एशिया हमारा कहाँ आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है आपका उत्तर पूर्व में। अगर हम इनको ऐसे डायरेक्शन में लगाएं तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है कि नहीं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है आपका, नॉर्थ वेस्ट। आई आई होप कि मतलब आपको इन चीज़ों का तो ज्ञान होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने कवर की थी कहाँ, अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में। तो हर एक चैप्टर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आई बात समझ में। तो एशिया के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर है। लेकिन प्रशांत महासागर तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की क्या है, पश्चिम में है कि नहीं। अगर आप इसको एक किताब की तरह से अगर मोड़ना चाहें, है ना, तो एक गोल, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। आई बात समझ में। तो ये है। और एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। क्या करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक, और एशिया में ही हिमालय का पठार, है ना, हिमालय पर्वत है और तिब्बत का पठार। ठीक, इनकी एक अपनी कहानी है, इनसे हम बाद में बात करेंगे। ठीक,
यूरोप कहाँ है? तो एशिया के आपके, ये एशिया का अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से बांट दूँ तो आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये आपका पड़ता है नॉर्थ और वेस्ट में, है कि नहीं? नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है ना? तो अगर हिंदी में बोले तो उत्तर पश्चिम में, एशिया के उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है? यूरोप। आई बात समझ में? और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। आई बात समझ में? और जो एक तरफ से स्थल से गिरा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, यानी कि, है ना, यूरोप। वरना ये आ, उत्तर में, अपने उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, फिर आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये इधर दो छोटे छोटे जो महासागर है कि नहीं, इनसे ये क्या है? घिरा हुआ है। ठीक। तो हम एक एक मैप पे बात करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब ये लास्ट मैप है, ये तो अभी शुरुआत है। बस बेसिक बेसिक जानना है कि हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें आपकी अभी है कि नहीं? जैसे जैसे आप क्लास में आगे एंटर करते रहोगे तो मतलब आप, हाँ, इसमें ये चीज़ें रह गई कि ये आपकी कर्क रेखा है, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो किस किस कॉन्टिनेंट से, किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ठीक। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, कर्क रेखा। अब देखो भारत के बीच में, लगभग बीचों बीच से क्या एक कर्क रेखा गुजरती है। ठीक। तो आपको सर्च कर लेना है गूगल से कि कौन किन किन स्टेट से कर्क रेखा भारत के, है ना, किन किन स्टेट से गुजरती है। ठीक। तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप दूसरा देखो, जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये आपकी, अब एशिया, भाई ये भी एशिया का ही भाग है, ठीक है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। आई बात समझ में? ये यहाँ को है। फिर आपकी आती है मकर रेखा, है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। तो इनमें से जो दो दो रेखाएं हैं, ठीक, ये दक्षिण अमेरिका से, और जो तीनों हैं ये आपकी अफ्रीका से, और जो एक है कर्क रेखा वो अपनी एशिया से और इंडिया से होकर गुजरती है। दो दो रेखाएं एशिया से गुजरती है। ठीक। हर बात समझ में? तो ये छोटे छोटे द्वीप भी एशिया का ही भाग है। तो ये थी हमारी मैप की आज की, है ना? और ये इस लेक्चर में अभी तक हमने तो ये इन क्वेश्चनों को करना भी, है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी आप बताओगे कि जो इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये एक तरह से आपका, है ना, होमवर्क यहीं पे हो जाएगा ना, और बाद में आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ऐप पे ही, तो आप वहाँ से। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो अभी हमने बताया यूराल पर्वत, है कि नहीं? अभी देखो आप, है ना, मतलब क्वेश्चन को अगर आप, ठीक है, सपोज करो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें से और हमें बस ये क्या है, टिक करने हैं, है ना, सही करने हैं। तो हमें पता है कि हिमालय तो कहाँ है? इंडिया में है। एंडीज कहाँ है कि नहीं? तो ये तो दक्षिण अमेरिका में है। तो इस तरह से, तो बचा कौन? यूराल। तो यूराल ही होगा, है कि नहीं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है बताओ भाई? स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है। और उस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा। और वायुमंडल में किस गैस का अधिक, है ना, प्रतिशत है बताओ? नाइट्रोजन का, है कि नहीं? भाई 1% में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, 21% में तो क्या है? ऑक्सीजन है। आई बात सुन। तो पृथ्वी का कौन सा ठोस भाग चट्टानों का बना है? तो बता दो कि थल मंडल बना है कि नहीं? फिर है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है एशिया। एशिया। बिल्कुल। थोड़ा ये क्या करो, मतलब मुझे भी लगे कि हाँ सुन रहे हैं,
है कि नहीं। तो अच्छा लगा मुझे, कम से कम ठीक है, इस तरह का ये हो जाना चाहिए। तो ये है, बाकी का मैं अभी आपको जैसे ही क्लास एंड होगी, है ना, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। बाकी का अभी आप देखो कि हमने इसमें से लगभग एमसीक्यू फॉर्म में अगर आप बनाओ ना क्वेश्चन बहुत सारे, है कि नहीं, तो लगभग आप देखोगे कि एसएससी के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि बताओ मतलब विश्व की पहली कौन सी महिला थी, या भारत की पहली कौन सी महिला थी जो हिमालय पर्वत चढ़ी, है कि नहीं, या फिर विश्व का सबसे गहरा जो भाग है समुद्र का, तो वो बताओ, तो आप बताओगे कि मेरे यहाँ गर्त है, क्यों। एंड अब आपको रटना नहीं पड़ेगा ना। अरे अगर आप रटोगे चीज़ों को तो वो परमानेंटली थोड़ी बैठेगी, याद थोड़ी रहेगी। हाँ, अगर देखो एक बार तो आपको स्टडी करनी है, ठीक। एक बार तो मतलब प्रॉपर स्टडी हो जानी चाहिए, उसके बाद जो आपके नोट्स बनते हैं ना भाई, ठीक है ना, वे आपके काम के हैं। और नोट्स जब मैं आपको अभी नोट्स दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया है ना, कल की क्लास में बात करेंगे, है ना। तो हमारे जो नोट्स है ना, जो हम लोगों ने बनाए थे मेरी टीम ने, तो हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, बहुत ही जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आईएएस के लिए ही वो प्रिपरेशन कराते हैं ना। तो हमने उनको दिखाए कि सर आप देखिए कि मतलब ये हमने नोट्स बनाए हैं, तो मतलब कैसे रहेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो उन्होंने उनको लिया, जेरोक्स करा के अपने कोचिंग में बांट दिए, बताओ। तो मतलब इस तरह के पावरफुल नोट्स है हमारे पास ना, कि मतलब मैं दंग रहेगा कि मैं बोला कि ये तो हमने अपने, खैर कोई नहीं, वो इतने अच्छे लगे कि उनको, कि उन्होंने उसी से पढ़ाते हुए, बताओ, है कि नहीं। तो आप बहुत अच्छे से देंगे, है ना। और अगर हम एक क्वेश्चन देखें, शायद इसमें ऐड होगा, एक मिनट, अरे क्वेश्चन रह गया एक, तो हम देख लेंगे उसको, कल मैं ऐड कर दूंगा अलग से, है ना। तो देखो, अगर आप डेली का भी, है ना, क्योंकि अगर आप डेली का, मेरा भाई, अगर एक चैप्टर भी कवर करते हो ना, और आप एक साल में ये पाओगे अपने आप को कि लगभग 80% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी एक साल के अंदर। और एनसीईआरटी के अलावा अभी कुछ छूना ही नहीं है अब, है ना। अभी कुछ छूना ही नहीं, वाकई में इसलिए नहीं छूना है क्योंकि बेस जब तक क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है ना, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप भले ही आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ ले, लेकिन उतना वो मज़ा नहीं आता उसमें, है ना। बेसिक पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अब वहाँ पे थोड़ी बताएगा कि आपको कि जलमंडल की परिभाषा ये है, वो तो सीधा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक। ये है। तो डेली का अगर आप 1% भी करते हो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, तो आप एक टाइम बाद अपने आप को, है ना, हैप्पी महसूस करेंगे, है कि नहीं, और दूसरों से अच्छा पाएंगे, है कि नहीं। तो करते चलिए, और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार नोट्स देख लेना, है ना, जो हम लोग देंगे, उनको कोशिश करना कि उनको नोट डाउन करने के लिए, है ना, नोट डाउन करने के लिए। देखो मैं पीपीटी, मैं अपनी खुद की पीपीटी इसलिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बुक सीधा डायरेक्ट ही बुक पढ़े, है ना। वो बुक पढ़ने से समझ जो विकसित होती है ना, कोई आ, हाँ, नोट्स कब तक मिल जाएगा। नोट्स आपको आज ही मैं शाम तक इसको, मतलब शाम तो हो ही गई, 20 से 25 मिनट के बाद आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, अपने नोट्स को भी, है ना। सब कुछ मिलेगा, है ना। देखो अगर आप टारगेट करके चलो कि आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, है ना, 24 में या मतलब 23 में भी अगर आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, है ना, तो डेली का थोड़ा थोड़ा करते चलिए ना, ऐसे नहीं, क्योंकि जो भी टॉपर्स निकलते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं ना स्टूडेंट, तो मेरे भाई भी 12th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखो
एक थोड़ी सी बात समझने लायक ये है, जो कि मतलब हम लोगों ने नहीं की थी, और क्योंकि हमें बताया भी नहीं गया था किसी ने, है ना। ये नहीं बताया था कि यार अगर तुम मतलब भविष्य में यूपीएससी या मतलब स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहो, है ना, तो मतलब क्या मतलब ये होना चाहिए, है ना, प्रेस्पेक्ट क्या होना चाहिए आपका, है कि नहीं। तो देखो, अगर आप 12वीं के बाद कोई भी कुछ भी एग्जाम, है ना, मतलब किसी भी कोर्स में एडमिशन लो तो 3 से 4 साल लगते हैं कवर करने में, है कि नहीं। और अगर आपने ठाना हुआ है ना कि मतलब भाई मुझे तो आईएएस ही करना है, तो ये 3 से 4 साल अगर आप हमारे कहने से प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मतलब किसी में ताकत नहीं है कि मतलब आपको रोक दे। आई बात समझ में। देखो जो भी मतलब ये आईआईटीएन निकलते हैं, या है ना, या एमबीबीएस निकलते हैं, या मतलब जो भी इंजीनियर्स यूपीएससी में क्वालिफाई होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही, है ना, और आने वाले जो लास्ट ईयर 4 साल या मतलब 3 साल का जो भी टाइम रहता है, उसी में से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में ये लोग एनसीईआरटी वगैरह कवर कर लेते हैं, ठीक। दूसरे साल में ये अपना अपना आपको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं और मतलब बुक्स उठा लेते हैं, ठीक। उठाने का मतलब पढ़ने लगते हैं, ठीक। तीसरे साल में ये जैसे कि मॉक टेस्ट होता है, या मतलब पीवाई की होता है, ठीक है ना, इन पे ध्यान देने लगते हैं। और फोर्थ ईयर में ये अपना रिवीजन कर लेते हैं लो। और भाई साहब मतलब 4 साल तो इन्होंने पढ़ाया, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ज़िंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मतलब वाकई में ही करना है, तो ये इस तरह की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, दूसरी एक और बात कि मैं डेली का टारगेट देता हूँ, है ना, डेली का टारगेट। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप पे स्टेटस देखेंगे, ठीक। कि आप आज आपको किस बुक से, या मतलब चाहे आप यूट्यूब से कवर करें या मतलब कैसे भी करें, है ना, उस टॉपिक को कवर करें, है कि नहीं। उन टॉपिक को, तो वो डेली टारगेट है, ठीक। वो डेली टारगेट वो भी कवर कर लेना है। मतलब मुश्किल से ये टारगेट कवर करने में मतलब मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और 1 घंटे की हमारी क्लास 3 घंटे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 3 से 4 घंटे आप डेली का अपने आप को दो, आराम आराम से, है ना। और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को, है ना, ये हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये हो गया। हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हो तो किस मीडियम से बेटर रहेगा। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम से ही रहेगा, है ना। और देखो यार मतलब मीडियम का भी अब ये रहा ना यार, मैं मतलब सीरियसली बताऊं कि मीडियम का ये होता है कि आप मान लो कि आप इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, या आप हिंदी मीडियम भी है, भाई जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रैक क्या है, ट्रैक है, बात समझ में। और आप फिर चाहे हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, है कि नहीं, तो उससे कोई मतलब पढ़ता है, ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा, है ना, मटेरियल वगैरह वगैरह ये सब, है ना, आसानी से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ही है। लेकिन अगर आप हिंदी के भी हो या इंग्लिश के भी हो, तो अगर आपको प्रिपरेशन में टाइम तो भाई देना ही पड़ेगा ना। आप हिंदी, अभी हाँ एक और चीज़ मैं ये ऐड करने वाला हूँ अपने इसमें, है ना, अपने ही बैच में, इसी इसी क्लास में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना बाईलिंगुअल रखेंगे, यानी कि हिंदी भी पढ़ेंगे। देखो मैं मतलब जब मैं कल का लेक्चर दिखाऊंगा ना, और इंग्लिश में भी, ठीक। तो एनसीईआरटी जो भी किताब है, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है ना। अब मुझे बताओ कि मतलब थोड़ा समझ में, है ना, वो ध्यान देना होगा, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों करेंगे कवर, तो उससे कोई इशू नहीं है, हिंदी और इंग्लिश की दोनों ये कवर करेंगे, ठीक। तो ये है आज का लेक्चर। तो अगर ये वाकई में ये आपको पसंद आ रहा है ना, तो उसको शेयर कीजिए। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है ना, कि अगर आप, जब हम पीवाई की सेशन लेंगे, तो आप देखोगे कि उसमें ना जो भी मतलब आपका एम पी पी सी एस हुआ, ठीक है ना, यूपी पी सी एस हुआ, है ना, जो आपका यूपी पी सी एस हुआ, ठीक, अपना उत्तराखंड का हुआ, है ना, और अपना यूपीएससी वाला हुआ, है ना, इनको कवर करते चलेंगे, इनके एमसीक्यू लगाएंगे। सोचो भाई मतलब इससे ज़्यादा और क्या करोगे, और इससे ज़्यादा बेहतर तरीका मुझे लगा नहीं, है कि नहीं।
तो ये है, ठीक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू भाई। ठीक। आपको जो मतलब देखो इसका चार्ज है, बिल्कुल चार्ज है कि नहीं, तो हमने जो रखा है, आपको भी पता है कि मतलब बहुत ही कम, मतलब इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और आपको यहाँ पे कर देना है पे। ठीक। कितना पे करना है पता है ना? 449। इतने एक महीने के अंदर कम से कम आपको सेवन्थ क्लास, सिक्स, अगर आप रेगुलर क्लास में रहो ना, तो सिक्स, सेवन और एट शायद ये कवर हो जाए, है ना, क्योंकि एट चैप्टर इसमें है, जो सिक्स वाली है। और डेली का एक चैप्टर कवर करो ना, तो 8 या 24, तो 8 9, है ना, प्लस 7 8, ये क्लास हो जाएगी। और सोचो कि यार इनके एमसीक्यू भी हो रहे हैं ना, है कि नहीं? आप ही बताओ, एमसीक्यू मतलब बच्चे करते ही नहीं, ठीक, छोड़ते जाते हैं। और मैं तो आपको मतलब इससे दिखाऊंगा ना अपना, मतलब चैप्टर वाइज आपके कवर करवाऊंगा ना, है बात समझ में? तो ये आपको कर लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, और बाकी का भाई इसको आप लोगों को शेयर करना है, ठीक। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल है ना, त्रिरत्न एजुकेशन सेंटर, ठीक है ना, उसमें मतलब एक माइक में हाथ लिए हुए एक फ़ोटो है ना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैं आपको दे दूंगा, शायद इसी में मिला होगा, है कि नहीं? ये नहीं, शायद आ गया, ठीक है ना भाई, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है कि नहीं? तो भविष्य में हमारे काम आएगा, ठीक। तो ये कर लेना है, बाकी का इसको शेयर करो वाकई में, है ना, स्टूडेंट्स को आप लोग बताओ, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू।